नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मैं आपको आज पश्चिमी विचारक लोक महोदय का जो व्यक्तिवादी विचार है उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि लोक महोदय को व्यक्तिवादी क्यों कहते हैं। व्यक्तिवादी दोस्तों सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति समाज की चिंता करता है, अपने विचारों के अंदर समाज को फायदा पहुंचाने के लिए, समाज को लाभ पहुंचाने के लिए दिन रात सोचता है, उस व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे कि समाजवादी व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति समाज के बारे में न सोचकर ये कहे कि एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति का भला होना चाहिए, उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवादी कहेंगे। इसलिए ये पता लग रहा है कि हमें लोक महोदय के विचारों में, लोक महोदय के जो राजनीतिक दर्शन का जो विचार है उसके अंदर उसका केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं क्या है? व्यक्ति ही है। लोक महोदय कहना चाह रहे हैं कि समाज की तमाम वस्तुएं, राजनीति की तमाम वस्तुएं ये केवल एक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वो उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की सुरक्षा, उसके जीवन की सुरक्षा, उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि लोक महोदय ने जो भी राजनीतिक विचार दिया, अपना चिंतन के विचार उसने चिंतन जो भी दिया, अपना राजनीतिक विचार दिए, उसके अंदर व्यक्ति प्रमुख रूप से केंद्र था। इसी बात को वाहन नाम के विद्वान ने परिभाषित किया है, यह समझाने का प्रयास किया है कि उसको व्यक्तिवादी क्यों कहते हैं। वाहन क्या कहना चाह रहे हैं? वाहन लोक व्यक्तिवादी क्यों है उसको स्पष्ट करना चाह रहे हैं। वाहन क्या कहना चाह रहे हैं कि लोक की तमाम राजनीतिक व्यवस्था के अंदर व्यक्ति केंद्रित है और सभी प्रकार की वस्तुएं उसकी सुरक्षा करती है, अर्थात व्यक्ति की संप्रभुता की सुरक्षा करती है। इसीलिए लोक महोदय व्यक्तिवादी है। अब मैं लिख रहा हूं उनकी कोटेशन वाहन की। लोक की व्यवस्था में हर वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार सजा कर रखा है कि व्यक्ति की संप्रभुता की रक्षा हो सके।
व्यक्ति की संप्रभुता की रक्षा हो सके। लोक महोदय के जो भी राजनीतिक विचार थे, उन विचारों में कहीं ना कहीं व्यक्ति मुख्य केंद्र था। लोक महोदय तमाम संस्थाओं, तमाम राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार है, उनको उनका एक ही उद्देश्य माना करता था कि वे व्यक्ति का हित करें। उसी बात को वाहन समझाना चाह रहा है। वो कैसे? लोक की व्यवस्था में हर वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु इस प्रकार सजा कर रखा है कि व्यक्ति की संप्रभुता की रक्षा हो सके। वाहन क्या कहना चाह रहा है कि ये व्यक्ति है, आपके सामने ये व्यक्ति है, सभी वस्तुएं इसके चारों ओर चक्कर काटती है, एक तरह से सजाई हुई है, ये मानते हैं। तो ये सभी वस्तुएं चक्कर काटती हुई ये चाह रही है कि ये व्यक्ति मेरा फायदा कब ले, अर्थात इसकी संप्रभुता की रक्षा करती है कि ये इस वस्तु की मांग करे तो ये वस्तु यहां तक पहुंच जाए। तो वाहन के अकॉर्डिंग वाहन ये कहना चाहता है कि लोक की सभी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो वस्तुएं हैं वो व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है और इस प्रकार से सजा कर रखी है कि वो व्यक्ति को हर समय हर पल उसकी सेवा करती है, उसके हितों की रक्षा करती है, उसके अधिकारों की रक्षा करती है, अर्थात उसके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करती है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि लोक ने सामाजिक समझौता दिया। सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया। सामाजिक समझौता के बारे में लोग क्या कहते हैं कि समाज में व्यक्ति मिलकर नागरिक मिलकर क्या किया? समाज का निर्माण किया, जिसे अपन क्या कहेंगे? नागरिक समाज कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? नागरिक समाज कहेंगे। और फिर इन व्यक्तियों ने क्या किया? नागरिक समाज से, यानी कि इस नागरिक समाज ने फिर किसका निर्माण किया? सरकार का। किसका निर्माण किया? सरकार का। ध्यान दो, जब नागरिक समाज का निर्माण होता है तो ये व्यक्ति परस्पर मिलकर नागरिक समाज का निर्माण करते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने संपूर्ण अधिकार किसी सरकार को नहीं देते हैं। किसको देते हैं? नागरिक समाज को ही देते हैं। और नागरिक समाज का मतलब वो व्यक्ति से मिलकर बना है। एक संगठन को, यानी कि नागरिक समाज को व्यक्तियों ने अपने तमाम अधिकार दे देते हैं। थोड़ी सी मैं होब्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। होब्स ने क्या किया कि व्यक्ति के सभी अधिकार किसको दिला दिया? लेवियाथन को। किसको दिला दिया? लेवियाथन को। व्यक्ति के सामाजिक समझौते में, होब्स के सामाजिक समझौते में क्या था? एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं मेरे तमाम अधिकार लेवियाथन को दे रहा हूं, बशर्ते तुम भी अपना अधिकार
लेवियाथन को दे दो। होब्स के सामाजिक समझौते में अधिकार किसको दिया जा रहा है? लेवियाथन अर्थात राजा को दिया जा रहा है। इसलिए वहां राजा लेवियाथन क्या बन गया? निरंकुश बन गया। क्या बन गया मेरे दोस्तों? निरंकुश बन गया। और संपूर्ण अधिकार लेवियाथन को दे दिया तो वो क्या बन गई? उसके पास संपूर्णता कैसी हो गई? असीमित संपूर्णता हो गई, अर्थात सर्वोच्च पावर लेवियाथन को मिल गया। लेकिन लोक के सामाजिक समझौते में जो संपूर्ण जो अधिकार है वो सरकार को नहीं दिए गए, तो फिर किसको दिए गए? वो नागरिक समाज को ही दिए गए। फिर नागरिक समाज मिलकर आपस में परस्पर एक सरकार का निर्माण करते हैं और सरकार को ये कहते हैं कि आप सर्वोच्च है, आप इस नागरिक समाज पर, इस देश पर, इस समाज पर शासन करो, हम आपको यह शासन करने का अधिकार देते हैं। कानून नियम बनाकर आप हमारे ऊपर राज करो, तो शासन करने का अधिकार सरकार को देते हैं। और साथ में ये कहते हैं यदि सरकार, आपको हम शासन करने का अधिकार दे रहे हैं, यदि आप यानी कि सरकार प्राकृतिक अधिकारों की, लोक महोदय के अकॉर्डिंग यदि सरकार प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो उसको बदलने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। तो लोक महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि यदि सरकार नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की अर्थात उसके हितों की रक्षा नहीं कर पाएगी तो लोगों को क्रांति करने का अधिकार है कि वो अपनी सरकार को भंग कर दे, नष्ट कर दे, उसकी जगह पर नई सरकार का निर्माण कर दे। तो इस प्रकार से लोक महोदय ने सरकार को एक ट्रस्ट के रूप में समझा, ट्रस्टीशिप समझा, एक ट्रस्ट समझा कि आपको ये काम करना है, बस वही आपको काम करना है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। ये ट्रस्ट का अर्थ होता है। तो राजनीतिक समाज, इस नागरिक समाज ने सरकार को क्या कहा कि आपका एक ही काम है, नागरिक समाज के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। अर्थात प्राकृतिक अधिकार का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना। और प्राकृतिक अधिकारों को लोक महोदय ने कौन कौन से अधिकारों में विभक्त किया? संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार, जीवन का प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रता का प्राकृतिक अधिकार। यदि सरकार इन 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो मेरे दोस्तों इस समाज को यह अधिकार है कि क्रांति करके अपनी सरकार को बदल दे। तो एक ही उद्देश्य था, एक ट्रस्ट के रूप में समझा गया सरकार को कि आपका एक ही मूल उद्देश्य है लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना और आपका कोई दूसरा काम नहीं है। यदि आप इन अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, सरकार नहीं कर पाती है, तो आपको बदला भी जा सकता है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों कि ये लोक व्यक्तिवादी कहला रहा है, आपके सामने व्यक्तिवादी है क्योंकि वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उसने राज्य का निर्माण के बारे में सोचा, सरकार के बारे में उसने सोचा। मेरे दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि उसको व्यक्तिवादी कहा जाता है। उसके संपूर्ण चिंतन में
उसके सामाजिक समझौते के अंदर भी व्यक्ति के हितों की बात छुपी हुई है, लोगों के प्राकृतिक अधिकारों के सुरक्षा की बात छुपी हुई है। और इसीलिए वो क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि वो व्यक्तिवादी कहलाता है। ध्यान दो कि अभी हम इसी सामाजिक समझौते के अंदर अपन गहराई से बात करते हैं। थोड़ा सा वो गहराई क्या छुपी हुई है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। सामाजिक समझौता हुआ, सामाजिक समझौता हुआ, सामाजिक समझौता हुआ। अब इस सामाजिक समझौते के अंदर लोक महोदय ये कह रहे हैं कि सरकार को बदला जा सकता है, लेकिन कब? जब सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाती है तब। और प्राकृतिक अधिकारों का मतलब आप समझ गए होंगे, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। जब इन अधिकारों की सुरक्षा सरकार नहीं कर पाती है तो लोगों को क्रांति करने का अधिकार दिया। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि क्रांति करने का अधिकार किसको दिया? तो आपके नजरों में क्रांति कौन कर सकता है, बता सकते हो आप? तो मेरे दोस्तों, लोक महोदय ने क्रांति करने का अधिकार किसको दिया? समाज को तो दिया, लोगों को दिया, लेकिन कैसे? बहुमत। लोगों का अगर बहुमत रहेगा तो ही क्रांति हो पाएगी और उसी क्रांति से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हो पाएगी और सरकार वहां से हट जाएगी, नई सरकार बन जाएगी। तो क्रांति करने का अधिकार लोक ने किसको दिया? बहुमत को। अब मेरा प्रश्न मेरे दोस्तों ये है कि एक व्यक्ति है या कुछ व्यक्ति है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। लोक महोदय के उस राजनीतिक चिंतन में यदि एक व्यक्ति के अधिकारों का ह्रास हो रहा है, एक व्यक्ति के अधिकारों का नुकसान हो रहा है, या मान लीजिए कुछ लोगों का, अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, तो क्या मेरे दोस्तों कोई एक व्यक्ति या अल्पसंख्यक व्यक्ति क्रांति करके क्या सरकार को बदल सकते हैं? क्या अपने अधिकारों की क्रांति करके अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं? यह गंभीर मामला है। एक और तो लोक महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का कार्य किसका है? सरकार का। और सरकार को बदला जा सकता है क्रांति करके, लेकिन कैसे? बहुमत लोग, समाज के बहुत सारे लोग अर्थात बहुमत करके सरकार को बदल सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या लोक महोदय ने यह कहा कि एक व्यक्ति का अधिकारों का नुकसान हो रहा है या अल्पसंख्यक लोगों का नुकसान हो रहा है तो क्रांति कौन करेगा? तो इनके अधिकारों की ये तो क्रांति कर ही नहीं सकते। लोग के विचारों के अकॉर्डिंग ये लोग तो क्रांति नहीं कर सकते हैं। जब क्रांति नहीं करेंगे तो इनके अधिकार तो क्या होंगे? नष्ट होते रहेंगे। इनकी आवाज कौन सुनेगा? एक व्यक्ति ने कहा लोगों को कि मेरे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रहे, मुझे संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता मुझे नहीं मिल रही है, मेरे हितों की रक्षा नहीं हो रही है। या कुछ लोग
कह रहे हैं कि मेरे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो क्या ये क्रांति कर लेंगे? लोग के अकॉर्डिंग तो ये क्रांति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग तो क्रांति करने का अधिकार किसको दे रहा है? बहुमत, जबकि ये तो लोग अल्पसंख्यक। तो मेरे दोस्तों, लोग के विचारों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि केवल सरकार का, राज्य का या व्यवस्थापिका का ही ये कार्य नहीं है कि वो लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे, वो उनके हितों की रक्षा करे। तो उनके लोग के विचारों से हमें ये पता लगता है कि वह कहीं ना कहीं नागरिक समाज को भी ये कहना चाह रहा है कि नागरिक समाज भी इनके अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन वो अधिकारों की रक्षा कैसे करेगी? वो कोई सरकार थोड़ी है। लेकिन लोग के विचारों को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुमत का शासन ही, बहुमत के लोग ही क्रांति करेंगे, ये तो अल्पसंख्यक लोग हैं। इसलिए वो ये कहना चाह रहा है कि नागरिक समाज के लोग इन एक व्यक्ति को लेकर जिनका हनन हो रहा है, या अल्पसंख्यक लोग जिनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिनके प्राकृतिक अधिकारों का नुकसान हो रहा है, वो नागरिक समाज इन सब को लेकर फिर क्रांति करे। जब नागरिक समाज इनको लेकर क्रांति करेगा तो क्या हो जाएगा? बहुमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुमत हो जाएगा। और बहुमत से क्या होगा? सरकार को इनके अधिकारों की क्या करनी पड़ेगी? रक्षा करनी ही होगी। यदि फिर भी सरकार इनके प्राकृतिक अधिकारों की, इनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है तो बहुमत तो बन ही गया, क्योंकि नागरिक समाज के लोग इनको साथ लेकर चल रहे हैं, इनके पक्ष में खड़े क्रांति करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, सरकार या तो हट जाएगी या तो भंग हो जाएगी, नहीं तो इनके अधिकारों की ओर रक्षा करेगी। मेरे दोस्तों, तो आज के युग की तरह नहीं है कि आधे से एक अधिक बहुमत हो गया तो सरकार बच गई या सरकार गिर गई। ऐसा नहीं था। वहां केवल अधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार शासन करेगी। समझ गए मेरे दोस्तों? तो यहां पर भी कहीं ना कहीं क्या है, उसका व्यक्तिवाद झलक रहा है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी उसने अपने सिद्धांतों में, अपने विचारों में ये चिंतन किया कि एक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है या कुछ लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, तो समाज क्या करेगा? समाज उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके साथ खड़ा होएगा और सरकार को हटाएगा, भंग करेगा और इस प्रकार से उनके अधिकारों की रक्षा कर पाएगी। आगे बात करेंगे उसके व्यक्तिवाद में। और क्या है कि व्यक्ति को विवश प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। वो कैसे? लोग महोदय ने कहा कि सामाजिक समझौता, ये सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत दिया लोक महोदय ने, सामाजिक समझौता। अब सामाजिक समझौता ये तो है नहीं कि व्यक्ति मिलकर बार बार सामाजिक समझौता करते रहेंगे। मैं आपको लोग के व्यक्तिवाद के बारे में समझा रहा हूं। व्यक्तिवाद क्यों कहते हैं उसको, एक पॉइंट यहां पर भी आपके सामने आता है। वो पॉइंट क्या है? अब सामाजिक समझौता बार बार तो होता नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति आज जन्मा है, 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, 17 वर्ष का है, तो क्या लोक महोदय के अकॉर्डिंग ये बच्चे, या अपन ये कहेंगे कि जिनमें अभी नासमझ है,
ना समझ है या परिपक्वता नहीं आई है, दिमाग से अभी वो परिपक्व नहीं हुए या अभी उनमें समझ की कमी है, तो क्या वे लोग इस सामाजिक समझौते के हिस्सा है? नहीं है मेरे दोस्तों। तो लोग महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि यदि इनके अधिकारों की रक्षा भी नहीं हो रही है तो भी समाज का ये कर्तव्य बनता है कि इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिक समाज को आगे आकर बहुमत जुटाना चाहिए और बहुमत जुटाकर सरकार को भंग करना चाहिए, उसको नष्ट करना चाहिए और उसकी जगह पर नई सरकार स्थापित कर देनी चाहिए। या तो सरकार इनके अधिकारों की सुरक्षा कर लेगी वरना बहुमत से वो नष्ट हो जाएगी। अब ध्यान दो कि क्या इन लोगों को क्या इस सामाजिक समझौते में शामिल करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, विवश किया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है? नहीं मेरे दोस्तों, यहां पर भी लोग कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद को दर्शाना चाह रहा है कि व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ उसको सामाजिक समझौते में शामिल नहीं किया जा सकता। तो फिर वो व्यक्ति होगा कैसे? जो अपरिपक्व व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, जो नासमझ है, वो इसमें कैसे शामिल होंगे? जब वे परिपक्व अवस्था में आएंगे और वो ये लोग ये समझने लगेंगे कि मुझे सरकार के द्वारा मेरे अधिकारों की रक्षा हो रही है, मेरे हितों की रक्षा हो रही है, तब उनमें ये विवेक जगेगा कि मेरे लिए मेरी सरकार मेरे अधिकारों की रक्षा कर रही है, मेरे हितों की रक्षा कर रही है। तब ये माना जाएगा कि ये लोग किस में शामिल हो गए? सामाजिक समझौते में। ठीक है, तो अब ये समझौता, ये इसमें शामिल हो रहे हैं तो कोई बोलकर या ये नहीं करे कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं। जब ये मान लिया जाएगा मौन रूप से कि ये लोग सामाजिक समझौते का हिस्सा बन गए। अब देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे अपने भारत के अंदर जब 18 वर्ष का बालक जब हो जाता है तब उसको हमारे संविधान के अनुसार को क्या माना जाता है? परिपक्व अवस्था। 18 वर्ष से नीचे वाला बालक बालिकाएं वो असमझ होते हैं, उनको सही गलत का पता नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है तो सरकार उसको माफ कर देती है क्योंकि वो नासमझ होता है। तो वही बात यहां होती है कि इनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है तो समाज का ये कर्तव्य है कि इनके अधिकारों की रक्षा करे। और जब 18 वर्ष का बालक हमारे हो जाता है तो वो एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने लग जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने लग जाता है कि सरकार क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारत सरकार क्या है, ये सरकार मेरे लिए क्या उपयोगी है। ठीक है, इसीलिए 18 साल होने के बाद में ही उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार मिलता है। और सबसे पहला जो उसको अधिकार मिलता है वो है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार 18 साल क्यों रखा गया है? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि 18 साल बालक बालिकाएं जब हो जाते हैं तो उनमें समझ आ जाती है और वो समझ आ जाती है तब उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। उसी प्रकार से लोक के अकॉर्डिंग भी ये मान लिया जाता है कि जब इनमें समझ आ जाती है तो मौन रूप से सामाजिक समझौता का हिस्सा बन जाते हैं। इसी प्रकार 18 वर्ष के बालक बालिकाएं जब बड़े हो जाते हैं, समझ हो जाती है, तो उन्हें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेने का अधिकार मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति को सामाजिक समझौते में
शामिल करने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा रहा है, किसी पर प्रतिबंध नहीं किया जा रहा है। वो व्यक्ति की सहमति के आधार पर ही कि भाई मैं अब समझने लग गया हूं, अब मैं सामाजिक समझौते का हिस्सा हूं, उसको विवश नहीं किया जा रहा है। इसलिए लोग कहीं ना कहीं यहां पर भी क्या है, व्यक्ति उभाती है। और ध्यान दो, सामाजिक समझौता जो बना था वो भी सहमति के आधार पे बना था, व्यक्ति की सहमति से। सबसे पहले जो समझौता बना वो व्यक्ति की सहमति पर था, व्यक्ति की सहमति था। तो सहमति क्या हो गई, आधार हो गई, उसके विचारों की आधार हो गई, उसकी जो सरकार बनी, जो व्यवस्था बनी, जो समाज बना, उसका आधार क्या हो गई, व्यक्ति की सहमति, व्यक्ति की सहमति। तो व्यक्ति की सहमति मिली और सहमति से सभी लोगों ने सहमति की, तो क्या हो गया, नागरिक समाज का निर्माण हो गया। फिर नागरिक समाज में भी सहमति बनी, लोगों की सहमति के आधार पर किसका निर्माण हुआ, सरकार का निर्माण हुआ। तो सरकार के निर्माण में, राजनीतिक जीवन में और नागरिक समाज में भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा रहा, उसको विवश नहीं किया जा रहा है। तो हम ये समझेंगे कि लोग सहमति की शब्दावली देकर, सहमति का अधिकार देकर भी लोग व्यक्तिवादी कहलाता है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि धार्मिक या सहिष्णुता, धार्मिक या सहिष्णुता। देखिए मेरे दोस्तों, हॉब्स के अकॉर्डिंग धार्मिक और सहिष्णुता किसके अधीन थी, लेवियाथन के अधीन थी। किसके अधीन थी, लेवियाथन के अधीन थी। हॉब्स ये कहना चाह रहा था कि लेवियाथन जो कहेगा वही क्या है, धर्म है, वही क्या है, सहिष्णुता है। लेवियाथन कहेगा कि ये धर्म है तो वही लोगों को धर्म मानना पड़ेगा। लेकिन इससे उल्टा लोक महोदय ने क्या कहा था कि ये जो धार्मिक और सहिष्णुता वाली भावनाएं हैं, जो नैतिक भावना है, ये व्यक्ति की स्वयं की होती है, ये किसी के अधीन नहीं होती है। कोई ये कहे कि तू ये काम कर, तो व्यक्ति अपने विवेक से, अपने अंतःकरण की स्वयं की आवाज से धार्मिक और सहिष्णुता जैसा कार्य करेगा। इसमें किसी प्रकार किसी के अधीन नहीं है, न किसी समाज के अधीन है, न किसी सरकार के अधीन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लोक महोदय क्या है, व्यक्तिवादी है। जब सामाजिक समझौता किया गया था और सामाजिक समझौते के अंदर ये सामाजिक समझौता किया गया और इस सामाजिक समझौते के अंदर सरकार को क्या बनाया, लोक ने ट्रस्ट बनाया। क्या बनाया, ट्रस्ट बनाया कि सरकार का, यानी कि आपका, सरकार का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि वह लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करे, अर्थात उनके व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करे। और प्राकृतिक अधिकारों का मतलब है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब ध्यान देने की बात है कि यदि इन प्राकृतिक अधिकारों की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है तो सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि सरकार इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, मर्यादा लगा दी।
मर्यादा लगा दी। वो मर्यादा क्या थी मेरे दोस्तों? वो मर्यादा थी कि संपूर्ण अधिकार किसको दिया गया? नागरिक समाज को दिया गया। नागरिक समाज को, सरकार को नहीं दिए गए। तो यही संपूर्ण अधिकार नागरिक समाज को दिया गया। तो यहां पर भी व्यक्तिवाद है। और सरकार को क्या दिया? सीमित अधिकार। सीमित अधिकार दिया, सीमित संप्रभुता दी। सीमित संप्रभुता दी। ये सीमित संप्रभुता क्यों दी? ताकि सरकार क्या न हो सके? निरंकुश न हो सके। क्या न हो सके? निरंकुश न हो सके। जब सरकार को सीमित अधिकार दिए जाएंगे तो सरकार निरंकुश नहीं होगी। तो फिर निरंकुश नहीं होगी तो वो क्या करेगी? क्या करेगी? वो लोगों के जीवन की सुरक्षा करेगी, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करेगी। तो इस प्रकार से सरकार को जब लोक महोदय के अकॉर्डिंग सीमित संप्रभुता दी गई, क्योंकि वो सरकार निरंकुश न हो, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोक महोदय की जो सरकार है वो क्या है? सीमित सरकार है। सीमित सरकार है। और लोगों, सरकार को सीमित अधिकार इसलिए दिए कि वह अधिकारों की सुरक्षा कर सके, प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा कर सके। तो ध्यान दो, इसीलिए लोक महोदय को क्या कहते हैं? उदारवाद का जनक। उदारवाद का जनक कहते हैं। उदारवाद का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये आपके समझ में आया होगा कि लोक महोदय ने सरकार को सीमित संप्रभुता का अधिकार दिया ताकि सरकार निरंकुश न हो, सीमित ही बने रहे। और जब सीमित निरंकुश नहीं होगी तो हम ये कहेंगे कि वहाँ की सरकार क्या है? उदारवादी सरकार है। और जो उदारवादी आदमी होगा वो व्यक्तियों के भले के बारे में सोचेगा। जो उदारवादी आदमी होगा, सरकार होगी, तो वह व्यक्तियों के हितों के बारे में सोचेगा। इसीलिए उदारवाद का जनक कौन कहलाता है? लोक महोदय कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, इस व्यक्तिवादी, दोस्तों व्यक्तिवादी की नींव तो किसने रखी थी? होब्स ने रख दी थी। होब्स ने संपूर्ण अधिकार लेवियाथन को दिला दिए। समाज के सभी लोगों के जो अधिकार थे लेवियाथन को दिला दिए। लेकिन साथ में यह कहता है, यदि लेवियाथन आत्म सुरक्षा, ये याद रखना, आत्म सुरक्षा अर्थात जीवन की सुरक्षा यदि लेवियाथन नहीं कर पाता है तो उसको हटाया जा सकता है। तो यहां आत्म सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा आ रही है, तो यहां पर भी व्यक्ति का हित हो रहा है होब्स के अकॉर्डिंग। तो होब्स भी क्या है? व्यक्तिवादी है, लेकिन उसने व्यक्ति के केवल एक दो हितों के बारे में ही सोचा। वो एक दो हित क्या था? केवल आत्म सुरक्षा के बारे में ही सोचा। शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में उसने नहीं सोचा कि लेवियाथन का एक ही कार्य है, केवल आत्म सुरक्षा। उनको उनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। तो आत्म सुरक्षा का अधिकार होब्स देता है। लेकिन यह भी व्यक्तिवादी है, लेकिन इसने तो व्यक्तिवादी की नींव रख दी, एक आधार रख दी। लेकिन उस आधार पर पत्थर नींव आगे से आगे किसने रखा? वो रखा लोक महोदय ने। किसने रखा? लोक महोदय ने। वो कैसे? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देकर। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देकर। प्राकृतिक अधिकारों में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार और
स्वतंत्रता का अधिकार। तो होब्स केवल एक पक्ष की बात करता है, आत्म सुरक्षा, और लोग कई पक्षों के, व्यक्ति के कई हितों के बारे में बात कर रहा है। संपत्ति के बारे में बात कर रहा है कि व्यक्ति के पास संपत्ति हो। जीवन के बारे में होब्स ने भी बात की थी, लोक भी कर रहा है। तो ये दोनों ये समानता है लोगों के अंदर। लेकिन होब्स के अतिरिक्त लोक संपत्ति के अधिकार, संपत्ति की सुरक्षा की बात करता है। स्वतंत्रता, अब स्वतंत्रता में तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं होती है, जैसे हमारे आर्टिकल 19 के अंदर कई प्रकार 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो उसी प्रकार से लोग कई प्रकार की स्वतंत्रता देने का प्रयास किया। तो हम ये मानेंगे कि होब्स ने तो केवल व्यक्ति के एक हित, आत्म सुरक्षा की बात की और व्यक्तिवादी की नींव रख दी, आधार रख दिया। लेकिन उसके ऊपर पत्थर नींव रखने वाला तो कौन है? लोक है। और वो पत्थर नींव को क्या क्या है? ये संपत्ति है, जीवन है और स्वतंत्रता है। इस प्रकार के अधिकार देने के बाद में लोक का जो व्यक्तिवाद है, हल्का सा व्यक्तिवाद, आत्म सुरक्षा का अधिकार, ये दब गया मेरे दोस्तों, और उभर कर सामने ये आया। इसीलिए विद्वानों ने इसको व्यक्तिवादी कहा। तो अपन ये कहेंगे कि ये व्यक्तिवादी का जनक भी है, उदारवाद का जनक भी है, सीमित संप्रभुता का जनक भी है, और उदारवादी या लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के पक्ष में भी है। एक में कि आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। एक कोटेशन लिख रहा हूं मैं मैक्सी के अकॉर्डिंग, जो व्यक्तिवाद से संबंधित ही है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये कभी पूछा जा सकता है आपसे। मैक्सी महोदय लोक के व्यक्तिवादी के बारे में क्या कहते हैं कि लोक का कार्य राज्य की सत्ता को, राज्य की सत्ता को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि उसके प्रतिबंधों का प्रतिपादन करना है। इस मैक्सी की इस कोटेशन से, इस परिभाषा से भी हमें ये पता लगता है कि लोक महोदय व्यक्तिवादी है। मैक्सी ये कहना चाह रहे हैं कि लोक का कार्य राज्य की सत्ता को ऊपर उठाना नहीं है। ये तो आप समझ गए होंगे, ऊपर उठाना नहीं है, क्योंकि वो राज्य को या सरकार को क्या देता है? सीमित अधिकार। और सीमित अधिकार दे दिया तो सरकार क्या है? निरंकुश नहीं है। जब निरंकुश नहीं है तो सर क्या हो जाएगी? उदारवादी होगी। जब उदारवादी होगी तो क्या करेगी? व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा तो करेगी, अर्थात व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा तो करेगी, बल्कि उसके प्रतिबंधों का प्रतिपादन करना है। अर्थात सरकार पर प्रतिबंध कैसे लगाए? अर्थात सरकार पर ऐसा प्रतिबंध लगाए कि वो लोगों की सुरक्षा कर सके। वो बात मैक्सी कह रहा है। और लोक ने क्या किया? सरकार पे प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को सीमित अधिकार देती है, कुछ मर्यादाएं लगा देती है, उसको ट्रस्ट बना दिया कि आप यदि व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो लोग बहुमत के द्वारा क्रांति करके सरकार को हटा सकते हैं। अभी मैं आपको
एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीबी मैकफर्सन ने क्या कहा था? पूंजीवादी विचारक है सीबी मैकफर्सन। ये पूंजीवादी विचारक हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सामाजिक समझौता किया लोक महोदय ने, तो सामाजिक समझौते में सरकार का क्या कार्य था, मूल उद्देश्य सरकार का क्या था? सरकार को ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्टीशिप बनाया गया, जिसका एक ही उद्देश्य था कि प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना, प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना। आगे बात करें लोक के व्यक्तिवाद के अंदर, सीबी मैकफर्सन थोड़ी सी आलोचना करते हैं। वो पूंजीवादी विचारक है। उन्होंने क्या कहा कि लोक व होब्स दोनों ने ही व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा की आड़ में या प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की आड़ में लोक महोदय ने और होब्स महोदय दोनों ने ही पूंजी को बढ़ावा देने की बात की है। इसलिए होब्स व लोक दोनों ही सीबी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग क्या है? स्वत्व मूलक व्यक्ति है। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि लोक को स्वत्व मूलक किसने कहा? तो सीबी मैकफर्सन ने कहा। होब्स को भी किसने कहा? सीबी मैकफर्सन ने कहा। सीबी मैकफर्सन एक पूंजीवादी विचारक हुए हैं, पूंजीवादी विचारक हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पैसेसिव इंडिविजुअलिज्म, पैसेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पैसेसिव इंडिविजुअलिज्म पुस्तक। इस पुस्तक में होब्स व लोक दोनों को ही सीबी मैकफर्सन ने क्या कहा? स्वत्व मूलक का। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिवादी। क्या होता है? व्यक्तिवादी। और पैसेसिव का मतलब ही क्या होता है? स्वत्व मूलक। क्या होता है मेरे दोस्तों? स्वत्व मूलक। यहाँ वो उनको स्वत्व मूलक क्यों कहते हैं समझाया कि होब्स जो है, होब्स ने भी आत्म सुरक्षा की बात की। और आत्म सुरक्षा का मतलब सीबी मैकफर्सन जीवन या संपत्ति से उसका अर्थ लगाते हैं। होब्स ने तो एक ही बात की थी, आत्म सुरक्षा, लेकिन सीबी मैकफर्सन आत्म सुरक्षा का अर्थ जीवन और संपत्ति से लगाते हैं। लेकिन लोक ने तो स्वयं ने ही 3 प्रकार के अधिकार दे दिए। संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। होब्स 3 प्रकार के अधिकारों की बात करता है, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। होब्स ये भी मानता है कि संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता दोनों शामिल है। अब बताओ कि लोक ने तो स्वयं ही संपत्ति का अधिकार दिया, जिसके अंदर दोनों अधिकार शामिल और हैं, और सीबी मैकफर्सन स्वयं ये मान रहा है कि आत्म सुरक्षा के अधिकार में संपत्ति है, जीवन है। यहां पर भी संपत्ति सीबी मैकफर्सन मान रहा है, लेकिन यहां लोक स्वयं संपत्ति के अधिकार की बात कर रहा है सीबी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग। इसीलिए सीबी मैकफर्सन थोड़ी सी आलोचना करता है कि एक व्यक्ति जब कमाता रहेगा, धन कमाता रहेगा, तो उसके पास तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, निजी संपत्ति हो जाएगी, पूंजीवती वर्ग बन जाएगा।
तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि लोक महोदय व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा कर रहा है या व्यक्तियों की संपत्ति को बढ़ावा दे रहा है? ये बात सीबी मैकफर्सन कह रहा है। तो एक आलोचना है कि लोक महोदय ने व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा की आड़ में, प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की आड़ में निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया है। इसीलिए होब्स व लोक को सीबी मैकफर्सन ने स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी कहा है। मेरे दोस्तों, मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं। सीबी मैकफर्सन ने एक बात लिखी, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सीबी मैकफर्सन क्या कहना चाहते हैं? लोक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। ये कौन कह रहा है? सीबी मैकफर्सन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि लोक ने संपत्ति के अधिकार में जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता अधिकार दिया, अर्थात संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का प्रथम कार्य है। और उसी बात को पकड़कर सीबी मैकफर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि लोक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। और जब संपत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? पूंजीपति वर्ग बन जाएगा, अर्थात निजी संपत्ति हो जाएगी। और जब निजी संपत्ति हो जाएगी तो पूंजीपति वर्ग बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों, लोक महोदय सीबी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहा है या व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा की बात कर रहा है या व्यक्तियों के हितों सुरक्षा की आड़ में निजी संपत्ति को बढ़ावा दे रहा है? तो यहाँ थोड़ी सी आलोचना कर रहे हैं और सीबी मैकफर्सन आलोचना के रूप में ये कहते हैं कि होब्स और लोक दोनों ही क्या है मेरे दोस्तों? स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी है। तो आज की क्लास मेरे दोस्तों यहीं समाप्त कर रहा हूं। मेरा वीडियो आपको कैसा अच्छा लगे उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्तों। धन्यवाद।